कभी सोचा है कि क्या हो अगर किसी देश का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्रैश कर जाए? फ्रांसीसी क्रांति कुछ ऐसी ही थी। एक उथल-पुथल से भरी खूनी लेकिन शायद इतिहास की सबसे जरूरी घटनाओं में से एक। ये एक ऐसा जबरदस्त रीबूट था जिसने सिर्फ फ्रांस का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सॉफ्टवेयर हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस सिस्टम क्रैश की सबसे बड़ी वजह क्या थी? देखिए, क्रांति से ठीक पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बंटा था, जिन्हें एस्टेट्स कहते थे। पहला एस्टेट यानी पादरी, दूसरा यानी कुलीन वर्ग। अब ये दोनों मिलकर आबादी के बस 2% थे, लेकिन देश की ज्यादातर जमीन और सारी की सारी शक्तियां इन्हीं के पास थीं। और बाकी के 98% लोग, वो थे तीसरे एस्टेट में, मतलब किसान, मजदूर, व्यापारी यानी आम जनता। इनके पास अधिकार के नाम पर कुछ खास नहीं था, लेकिन सारे टैक्स भरने का बोझ इन्हीं पर था। जरा सोचिए, ये असंतुलन एक टिक टिक करते टाइम बम जैसा ही तो था। और ये सामाजिक ढांचा तो बस एक प्रॉब्लम थी। सच तो ये है कि पूरा का पूरा सिस्टम, जिसे इतिहासकार ऑन्सियन रजीम या पुराना शासन कहते हैं, मतलब क्रांति से पहले का जो भी पॉलिटिकल और सोशल सेटअप था, वो पूरी तरह से चरमरा रहा था। चलिए जरा और गहराई में जाकर देखते हैं कि इस सिस्टम में और क्या क्या खराबी आ चुकी थी। सबसे पहली और सबसे बड़ी गड़बड़ थी इकोनॉमी में। फ्रांस पर करीब 4 से 8 अरब लीवर का भारी भरकम कर्ज था। लीवर उस समय फ्रांस की करेंसी हुआ करती थी। और हालत देखिए कितनी खराब थी कि सरकार की जितनी भी कमाई होती थी उसका लगभग आधा हिस्सा 50% तो सिर्फ इस कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता था। और ये कर्ज आया कहाँ से? अमेरिकी क्रांति में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद करने जैसे महंगे युद्धों ने फ्रांस का खजाना बिल्कुल खाली कर दिया था। जब सरकार का दिवाला निकल जाता है तो इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है ना? 1788 में मौसम इतना खराब रहा कि फसलें तबाह हो गईं और नतीजा, आम आदमी का जो मुख्य भोजन था यानी रोटी, उसकी कीमत आसमान छूने लगी, लगभग 88% तक बढ़ गई। और कहते हैं कि जब लोगों के पेट खाली हों तो सिंहासन हिलने लगते हैं। भुखमरी तो थी ही, उसके साथ साथ बेरोजगारी की समस्या भी बहुत बड़ी थी। शहरों में काम करने वाले जो मजदूर और कारीगर थे, जिन्हें सैंस कुलॉट्स कहा जाता था, उनमें से लगभग आधे लोग 1789 आते आते बेरोजगार हो चुके थे। और इस पूरे डूबते जहाज के कप्तान कौन थे? राजा लुई सोल्वे, जो कोई भी बड़ा और जरूरी फैसला लेने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे थे। और इसी निराशा के माहौल में ना, रूसो, वॉल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू जैसे बड़े विचारकों के आइडियाज ने एक नई रोशनी दिखाई। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और जनता के अधिकारों की बात की। एक तरह से कहें तो एक नई व्यवस्था का वैचारिक सोर्स कोड तैयार कर दिया। उनकी लिखी बातें जब लोगों तक पहुंची तो उन्हें यकीन होने लगा कि इस खराब सिस्टम को बदला जा सकता है और एक बेहतर समाज बनाना मुमकिन है। तो बदलाव की आग अब जल चुकी थी। अब हम चलते हैं क्रांति के पहले चरण में। ये वो दौर था जब तीसरे एस्टेट के पढ़े लिखे मध्यवर्गीय लोगों यानी बुर्जुआ क्लास ने इस बिगड़े हुए सिस्टम को सुधारने की पहली कोशिश की। और एक बार जब ये बदलाव शुरू हुआ तो उसकी रफ्तार ने सबको हैरान कर दिया। 1789 का साल तो एक बवंडर की तरह आया। देखिए कैसे। मई में राजा ने टैक्स बढ़ाने के लिए एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई। जून में तीसरे एस्टेट के लोगों ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और टेनिस कोर्ट में कसम खाई कि वो नया संविधान बनाकर ही दम लेंगे। जुलाई में गुस्साई भीड़ ने बैस्टिल के किले पर धावा बोल दिया, जो शाही तानाशाही का सबसे बड़ा सिंबल था। और अगस्त आते आते मानव अधिकारों की घोषणा भी जारी कर दी गई। सोचिए, कुछ ही महीनों के अंदर फ्रांस हमेशा के लिए बदल गया। अब सीएस का ये एक सवाल और उसका जवाब उस दौर की पूरी भावना को एक लाइन में बता देता है। तीसरा एस्टेट क्या है? सब कुछ। ये सिर्फ एक नारा नहीं था दोस्तों, ये 98% आबादी का ऐलान था कि असली राष्ट्र वही हैं और अब से वो अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। तो इस पहली कोशिश के बाद 1791 में एक संविधान बना, जिसने फ्रांस को एक लिमिटेड मोनार्की बना दिया। मतलब राजा तो रहेगा पर उसकी शक्तियां कानून के दायरे में होंगी। लेकिन ये सुधार का पैच ज्यादा दिन चला नहीं, क्योंकि खुद राजा लुई सोल्वे ने भेष बदलकर देश से भागने की कोशिश की। इस घटना को वेरेनस की उड़ान कहते हैं और इसने ये साफ कर दिया कि राजा इस नए सिस्टम के साथ बिल्कुल नहीं है और ये सुधार बहुत ही कमजोर है। पहले सुधार की नाकामी के बाद क्रांति अपने सबसे कट्टर, हिंसक और डरावने दौर में पहुंच गई। इसे आतंक का राज या रेन ऑफ टेरर कहा जाता है।
ये एक ऐसी एक्सट्रीम डीबगिंग प्रोसेस थी जिसमें क्रांति के दुश्मनों को मिटाने का जुनून सारी हदें पार कर गया। इस दौर को समझने के लिए उस वक्त के हालात को जानना बहुत जरूरी है। फ्रांस चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। ऑस्ट्रिया और प्रशिया जैसे बड़े बड़े यूरोपीय राजतंत्रों ने क्रांति को कुचलने के लिए हमला कर दिया था। ऊपर से देश के अंदर भी, जैसे वेंडी इलाके में, राजशाही के सपोर्टर्स ने सिविल वॉर छेड़ दिया था। मतलब नया नया बना फ्रांसीसी गणतंत्र अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा था। इस मुश्किल दौर में सत्ता आई मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर और उसके जैकोबिन्स के हाथ में। रॉबेस्पियर का लॉजिक बड़ा सीधा था। उसका लक्ष्य था एक सद्गुणों का गणराज्य बनाना, मतलब एक ऐसा आइडियल समाज जहां सारे नागरिक नैतिक हों। और इस लक्ष्य को हासिल करने का तरीका, उसने कहा, आतंक। उसका मानना था कि गणतंत्र के दुश्मनों को खत्म करने के लिए डर और हिंसा ही न्याय का सबसे तेज और असरदार तरीका है। और इस लॉजिक का नतीजा बहुत ही भयानक था। कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के नाम पर हजार लोगों को क्रांति का दुश्मन बताकर मौत के घाट उतार दिया गया। ऑफिशियल आंकड़ा है कि लगभग 17,000 लोगों को गिलोटीन से सजाए मौत दी गई और करीब 3 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। आलम यह था कि सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी देशद्रोही ठहराया जा सकता था। लेकिन आतंक का ये दौर खुद अपने ही बोझ तले दब गया। रॉबेस्पियर की हिंसक नीतियां इतनी ज्यादा बढ़ गईं कि उसके अपने ही साथी उसके खिलाफ हो गए, और अंत में जिस इंसान ने आतंक का राज शुरू किया था वो खुद उसका शिकार बन गया। जुलाई 1794 में रॉबेस्पियर को गिरफ्तार कर गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया और इसी के साथ आतंक के उस खौफनाक राज का अंत हुआ। आतंक के राज के बाद फ्रांस में कुछ साल तक अस्थिरता और करप्शन का दौर रहा, जिसे डायरेक्टरी का शासन कहते हैं। जनता सालों की उथल-पुथल से अब थक चुकी थी और बस शांति और स्थिरता चाहती थी। और इसी माहौल में स्टेज पर एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसने क्रांति को खत्म कर एक नए युग की शुरुआत की। नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन का सत्ता तक पहुंचना बहुत ही प्लान्ड था। पहला स्टेप, उसने इटली और मिस्र में अपनी शानदार मिलिट्री जीतों से खुद को एक नेशनल हीरो बना दिया। दूसरा स्टेप, उसने फ्रांस की भ्रष्ट और कमजोर डायरेक्टरी सरकार से निराश हो चुकी जनता का पूरा फायदा उठाया। और फाइनली तीसरा स्टेप, 1799 में उसने एक मिलिट्री तख्तापलट करके सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो ये सवाल हमेशा उठता है कि नेपोलियन था कौन, क्रांति का वारिस या उसका हत्यारा? सच कहूं तो सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। एक तरफ उसने नेपोलियन कोड लागू किया, जिसने पूरे फ्रांस में एक जैसा कानून दिया और कानूनी समानता के क्रांतिकारी सिद्धांत को पक्का किया। उसने मेरिट के आधार पर लोगों को पद दिए। वहीं दूसरी तरफ उसने प्रेस की आज़ादी छीन ली, एक खुफिया पुलिस बनाई और आखिरकार 1804 में खुद को सम्राट घोषित करके क्रांति के गणतंत्र वाले आइडिया को ही खत्म कर दिया। तो उसने क्रांति के कुछ विचारों को आगे बढ़ाया और कुछ को हमेशा के लिए दफना दिया। नेपोलियन का साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के विचार वो जिंदा रहे। ये विचार फ्रांस की सरहदों को पार करके पूरी दुनिया में फैल गए। चलिए अब क्रांति की इस ग्लोबल विरासत पर एक नज़र डालते हैं कि कैसे इसके सोर्स कोड ने दुनिया भर के देशों पर अपना असर डाला। इस क्रांति का असर बहुत गहरा और दूर तक गया। इसने राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया, ये आइडिया कि लोग राजा के नहीं बल्कि एक राष्ट्र के प्रति वफादार होते हैं। इसने दुनिया को गणतंत्र और मॉडर्न डेमोक्रेसी का एक ब्लूप्रिंट दिया। इसने धर्म को राजनीति से अलग रखनी यानी सेक्युलरिज्म की नींव रखी। नेपोलियन कोड आज भी दुनिया के 70 से ज्यादा देशों के कानूनी सिस्टम का आधार है। और तो और हेती में गुलामों की क्रांति से लेकर साउथ अमेरिका के आज़ादी के आंदोलनों तक सबने फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरणा ली थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा सिर्फ फ्रांस में ही नहीं गूंजा, ये दुनिया भर में मानवाधिकारों, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले अनगिनत आंदोलनों की कोर प्रोग्रामिंग बन गया और आज भी लोगों को प्रेरणा दे रहा है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या कोई क्रांति उस दिन खत्म हो जाती है जब लड़ाई रुक जाती है, या फिर उसके विचार हमेशा जिंदा रहते हैं और आने वाली पीढ़ियों को एक नए बदलाव के लिए प्रेरित करते रहते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।